हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? हमें उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए, परसों पेपर है तो आप अच्छे नहीं होंगे तो कब अच्छे होंगे? ठीक है, कल का टाइम सिर्फ बचा हुआ है और परसों आपको आपके बैटल ग्राउंड में उतरना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं करके सीधी नो बकवास, सीधी बात। हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 3 वीडियोस में हाइड्रोकेन, हाइड्रोलिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, एमीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। इतना बेटा मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये कर लेना, आपका काम बन जाएगा। मेरा 15 साल का अपना एक्सपीरियंस है। हर साल ऑल इंडिया के जो टॉप रैंक होते हैं वो मेरे यहाँ से आते हैं। लास्ट ईयर हर्ष पाठक स्प्रिंगडेल स्कूल, उसकी 3rd रैंक आई और ऑल इंडिया 5th रैंक रोलिन कवर किया है। ठीक है, उसी ट्रेडिशन को और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने इन टॉपिक्स को लेकर आज चौथी वीडियो में आए हुए। तो पहला वीडियो हम कवर करेंगे आज डी और एफ ब्लॉक का। बेटा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही आसान है बेटा। अगर जिसको थोड़ा भी 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल पता होगा, जिसको बेसिक पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, वो कर लेगा। इसमें KMnO4 और K2CR7 की प्रिपरेशन आएगी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पायरोलुसाइड से KMnO4 का बनाना, क्रोमाइड कोड से K2CR7 का बनाना, ये एग्जाम में रखा है परसों, ध्यान रखिएगा, फिर आप मुझे याद करेंगे। और बैलेंसिंग आनी है। मैं जल्दी से आपको बता दूं KMnO4 और K2CR7 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद मरता है दूसरे को जीवन देता है। ये देखिए जितने भी ये लिखे हुए हैं उसमें से चाहे KMnO4 के साथ करा दीजिए और चाहे इनको K2CR7 के साथ करा दीजिए, ये सब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? KMnO4 और K2CR7। तो वो SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, Br- को ब्रोमीन में कवर करेंगे, I- को I2 में कवर करेंगे, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेंगे, Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करेंगे, NO2- को NO3- में कवर करेंगे और ऑक्सीडेट आयन को CO2 में कवर करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, हो सकता है परसों आपको यही क्वेश्चन मिल जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 इज ट्रीटेड इन एसिडिक मीडियम विद फेरस सल्फेट। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि KMnO4 की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ हो रही है और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, आप उसको बैलेंस कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको रिडॉक्स में बैलेंसिंग का कांसेप्ट समझाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लें, काम चल जाएगा। और बेटा और मैंने आपको पूरा कंप्लीट ये बैलेंस करके दिखाया हुआ है। फेरस कहां जाएगा? फेरिक में, इलेक्ट्रॉन देखो जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है। मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर KMnO4 की बात करोगे तो MnO4- Mn+2 में जाता है और Cr2O7- Cr+3 में जाता है। दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो ये इसी में जाएगा और Cr2O7 इसमें जाएगा। तो चूंकि तुम बात कर रहे हो किसकी? फेरस की, और वो भी एसिडिक मीडियम में, तो MnO4- Mn+2 में जा रहा है। ठीक है, तो Fe+2 ऑक्सीडाइज हो गया, MnO4- रिड्यूस हो गया। अब एटम बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन देखिए 4 है, 4 H2 लगाया, फिर 8H लगाया, सब कुछ आपको पता है, इलेक्ट्रॉन लगाया, बैलेंस किया। ठीक है, फिर जब बैलेंस किया जो इलेक्ट्रॉन बराबर तो उसको कट कर दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखा, राइट वाला राइट में लिख के जोड़ दीजिए। आप इसको देख सकते हैं, पूरा बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको बैलेंसिंग तो अच्छे से करके जानी है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ मैंने रीजनिंग क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं जानबूझ के कि ये बच्चे पढ़ लेंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होते हैं? व्हाई दे बिहेव एज ए कैटलिस्ट, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड, व्हाई दे शो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो डायमैग्नेटिक होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, पेपर में सवाल यहां से आना है, ऑक्सीडेशन नंबर को करके जाएंगे, यहां से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने रीजनिंग क्वेश्चन जितने बताए, व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वो कर लीजिएगा। पायरोफेरिक एलाय क्या है उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इसके बाद एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेंगे। देखिए डी और एफ में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों करके जाएंगे और लेंथनाइट रेक्टेंगल की डिफरेंस कर लेंगे। और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि NaOH का होल प्राइस इज मच मोर बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाई 50 रूल लगेगा, वो बताइए। व्हाई जिरकोनियम इज इक्वल टू हैफनियम, जिरकोनियम हैफनियम के जैसा प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? आंसर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा इसमें कुछ आपको जो प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको करके जाना है। एक्टिनाइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, उनमें वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर में इतना क्यों होता है वो करके जाएंगे। आपका इतना काम खत्म हो गया।
डी और एफ ब्लॉक में मुश्किल से आपका आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ 3 को, तो इतना बच्चों आपको डी और एफ ब्लॉक पे करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला वीबीडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सिर्फ इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको करके जाना है, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा तो आप इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बता दोगे। स्पिन पैरामेट्रिक होंगे, डायमेट्रिक होंगे, ठीक है, लो स्पिन होंगे कि हाई स्पिन होंगे, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे। आप क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसी तरह के सवाल आते हैं। एफिशिएंसी -4, इसका हाइब्रिडेशन बताइए। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, D2sp3, और ये भी मैंने बताया था NiCl4 -2। आंसर क्या होगा, sp3। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, NH3COCl, NH3COCl, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो हमेशा जनरली एक्सेप्शन एक दो हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, डी में पेयर कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या 6 है, 6, और यहाँ पे क्या साइनाइड है। तो NH3COCl स्ट्रॉन्ग फील्ड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं तो पेयरिंग कहाँ होती है, डी पेयरिंग हो जाती है। तो देखिए यहाँ D2sp3 हो गया। अगर यहाँ पर वाटर होता, वाटर H2O होता, तो बेटा ये sp3D2 हो जाता। ठीक है, तो फिर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसे देखिए Cl क्या है, एक वीक फील्ड लिगैंड। क्या है ये, वीक फील्ड लिगैंड। तो जब वीक फील्ड लिगैंड है तो डी में पेयर करेगा नहीं, sp3 हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन हाइब्रिडेशन पे आपका रखा है एक क्वेश्चन। दूसरा बेटा क्वेश्चन नेमिंग पे, IUPAC नेमिंग पे सवाल बनेगा, ध्यान करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पढ़ाना नहीं है मुझे, कुछ बताना है कि एग्जाम के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। नेमिंग कर लीजिएगा, और वो भी सिर्फ कैटायनिक और एनायनिक का, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का और एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आप कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको आइसोब्रिस भी देख के जानी है थोड़ी सी, कि आइसोब्रिस क्या होती है वो भी देखना है। ये 3 सबसे मतलब फोकस वाले सवाल, ये डायमंड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मेन फोकस टॉपिक का यहाँ पे होता है। इसके अलावा बेटा CFT जरूर कर लेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करके जाएंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो नहीं सवाल आता है, आता कहां से, ऑक्टाहेड्रल। तो जनरली ऑक्टाहेड्रल पे क्वेश्चन बनेगा। ऑक्टाहेड्रल में 2 का निशान लगा दे सही का, और टेट्राहेड्रल में 1 का निशान लगाया है, वो कम आने के चांस होंगे। ठीक है, और डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O, ये फार्मूला आपको बता दूं, ये पढ़ के जाइएगा एक बार। फिर इसके अलावा चिलेट्स पढ़ लीजिएगा, चिलेट्स, तो चिलेट्स देख लेंगे, और EDTA देख लेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लेड इन वाटर में EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लैंथनाइड और कैट को अलग करने में, डिफरेंशिएट करने में EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। एग ग्लूटिनेशन में EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आप ये सब कर लेंगे। ओके, तो बच्चों हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने आपको बताया क्या, फिर से बोलो, हाइब्रिडेशन, फिर नेमिंग, IUPAC नेमिंग, फिर क्या आइसोब्रिस, फिर क्या CFT और EDTA, चिलेट्स, खत्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इस समय बेटा, ठीक है, मेन चीज करने का टाइम है। इस समय आपको बी प्रैक्टिकल, आपको उन टॉपिक्स को करना है, और जो टॉपर्स हैं जिनको 97 98 नंबर लाना है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। उन बच्चों को जिनका थोड़ा सा केमिस्ट्री का मामला ढीला रहता है, उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंथुजियास्टिक वीडियो साबित होने वाला है। और आप दूसरे बच्चों को भी बेटा शेयर करिएगा। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं हमेशा एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके सामने हमेशा रहूंगा, और आप तक आपकी हेल्प करता रहूंगा अपने नॉलेज के माध्यम से, और आपको मार्क्स डालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, माय फेवरेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी 3 है। ये 3 नंबर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नस्ट इक्वेशन, एग्जाम में सवाल आएगा। कोई भी आपको एक सेल दे देगा और बोलेगा कि इसका EMF निकालो, दिस वन, ये है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर नस्ट इक्वेशन तुमको आती होगी बेटा, E = E0 -0.059/n log Basel प्रोडक्ट अपॉन रेटेड, तो आप इसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल लेंगे, इसी से डेल्टा G = -NFE भी कर लेंगे, और डेल्टा G0 =
माइनस Fe नॉट भी कर देंगे। ओके, एक टॉपिक कवर हो गया यहां से। फिर दूसरा टॉपिक, पहला नंबर डाल दिया, दूसरा टॉपिक आपको फैराडे लॉ पे करके जाना है। आपको फैराडेज लॉ पढ़ने हैं, दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों करके जाना बच्चों। इससे तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा कंडक्टेंस एंड कोहरलॉस लॉ, कंडक्टेंस एंड कोहरलॉस लॉ, इस पे क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, आप नोट्स उठा के देखिएगा पहले, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कोहरलॉस लॉ, ये सवाल बनेगा। ठीक है, इतने से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम हो जाएगा। तो बेटा मैंने सिर्फ आपसे बोला कि कुछ देर का वीडियो, 10-12 मिनट का वीडियो, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इन तीनों चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने इसमें बताने का पूरा प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से हर चीज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, उसका भी वीडियो मैं आज ही आपको सेंड कर दूंगा और आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर कर लीजिएगा और जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उसको आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे, उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको मेरे टॉपिक्स में आएंगे। ओके, थैंक यू।